हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। आज हम जानेंगे कक्षा छठी का अध्याय 7 पौधों को जानिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली। बच्चों, आपने अपने विद्यालय में अनेक प्रकार के पौधों को देखा होगा। इनमें से कुछ पौधों की लंबाई बहुत कम होती है, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ पौधों के तने बहुत कठोर होते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं उनके तने मुलायम होते हैं। हम इन पौधों के तनों को मोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा बरसात के दिनों में आपने दीवार पर हरे रंग की कुछ संरचनाएं देखी होगी। ये भी पौधों के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए आज जानते हैं पौधों के बारे में। पौधों को ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुणों के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इनमें पहले नंबर पर है शाख। इनका आकार छोटा होता है, इनके तने मुलायम होते हैं। शाख की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से कम होती है। इसके उदाहरण हैं गेहूं, धान, बंद गोभी, घास, पुदीना आदि। दूसरे नंबर पर है बच्चों झाड़ी। ये मध्य आकार के होते हैं। झाड़ी की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई के बराबर होती है। झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलती हैं। झाड़ी के उदाहरण हैं नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, गुड़हल आदि। तीसरे नंबर पर हैं बच्चों वृक्ष। आपने अपने चारों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष देखे होंगे। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कई वृक्षों की ऊंचाई तो हमारे घरों से भी अधिक होती है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। वृक्ष के उदाहरण हैं आम, बबूल, नीम, नारियल, जामुन आदि। बच्चों, इस सारणी में 4 कॉलम दिए गए हैं और इन कॉलम में पौधों के कुछ एक गुण लिखे गए हैं जिनके आधार पर हम पौधों को अलग अलग संवर्गों में बांट सकते हैं। कॉलम 1 में ऊंचाई के बारे में लिखना है। कॉलम 2 या कॉलम 2 में तने के बारे में हमें जानकारी देनी है। जैसे पौधे का तना हरा है, कोमल है, मोटा है या कठोर है। इसके अलावा कॉलम 3 में हमें जानकारी देनी है कि पौधे में शाखाएं कहाँ से निकली हुई हैं। ये तने के आधार से निकली हुई हैं या तने के ऊपर से निकली हुई हैं। और चौथे कॉलम में हमें जानकारी भरनी है कि इनके आधार पर पौधे को हम किस वर्ग में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम टमाटर के पौधे को देखें तो इसकी ऊंचाई छोटी होती है, तो कॉलम 1 में हम भर देंगे छोटा। और इसका तना हरा होता है और कोमल होता है, तो दूसरे कॉलम में हम भरेंगे हरा और कोमल के सामने हम हाँ लिख देते हैं। तीसरे कॉलम में हम देखेंगे कि टमाटर के पौधे में ज़्यादा शाखाएं नहीं निकली हुई होती, तो इस पौधे को हम किस संवर्ग में रखेंगे? इसको हम शाख के संवर्ग में रखेंगे। दूसरा है आम का पौधा बहुत लंबा होता है, इसका तना मोटा और कठोर होता है और इसमें शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, तो इसे हम वृक्ष के संवर्ग में रखेंगे।
तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है नींबू का। नींबू का पौधा थोड़ा लंबा होता है, इसका तना कठोर होता है और इसमें शाखाएं तने के आधार के नज़दीक से निकलती हैं। तो बच्चों, नींबू को हम झाड़ी के संवर्ग में रखेंगे। तो देखा बच्चों आपने, हम अलग अलग पौधों को उनके गुणों के आधार पर इन 3 संवर्गों में से किसी एक में रख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों का भी निरीक्षण कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये पौधा शाख है, वृक्ष है या झाड़ी है। पादप के कुछ अन्य प्रकार। इसमें एक होता है बच्चों विसर्पी लता। कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इसके उदाहरण हैं लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी आदि। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ पौधों के तने बहुत कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं, ये ज़मीन पर फैल जाते हैं, इनकी शाखाएं ज़मीन पर फैलती चली जाती हैं और ऐसे पौधों को हम विसर्पी लता कहते हैं। आप चित्र में खरबूजे के पौधे की विसर्पी लता को देख सकते हैं। अगला है बच्चों आरोही लता। जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि। आपने अपने घरों में बच्चों मनी प्लांट के पौधे देखे होंगे। इनके लिए एक बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं जिसके ऊपर ये मनी प्लांट के पौधे लिपट कर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को ही आरोही लता कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों पादप की संरचना। पादप के 4 मुख्य भाग होते हैं। इनमें से सबसे पहला है बच्चों पत्ती। पत्ती के बाद आता है पुष्प, तना और जड़। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहले है बच्चों जड़। जड़ हल्के पीले या मटमैले रंग की होती है। जड़ का काम है पौधे को मिट्टी में जमाए रखना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जड़ एक लंगर की तरह काम करती है। जड़ का दूसरा काम है मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। बच्चों, आपको पता है पौधे जल कहाँ से लेते हैं? पौधे जल मिट्टी से लेते हैं और मिट्टी में ये पौधे की जड़ें ही होती हैं जो भूमि से जल अवशोषण में पौधे को मदद करती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं जिनमें से पहली है मूसला जड़। इस प्रकार की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जैसा कि आप चित्र में ए में देख सकते हैं। इस मुख्य जड़ से कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण हैं बच्चों मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि। दूसरे प्रकार की जड़ हैं बच्चों रेशेदार जड़ या इनको हम जकड़ा जड़ भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की जड़ हैं बच्चों रेशेदार जड़ या इनको हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इस पिक्चर के बी पार्ट में आप देख सकते हैं ये रेशेदार जड़ हैं। इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें जमीन के चारों तरफ फैल जाती हैं लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं। रेशेदार जड़ों के उदाहरण हैं बच्चों धान में पाई जाने वाली जड़, गेहूं, मक्का, घास, ज्वार आदि के पौधों में सभी में झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होती है।
जड़ के बाद आता है बच्चों तना। तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहा जाता है। बच्चों, आप सबने अलग अलग पौधों के तने देखे होंगे। इन्हीं तनों से पौधे की शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं पर ही फूल और पत्तियां लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि तने से जिस भाग से कोई शाखा निकलती है उस भाग को हम नोड कहते हैं और दो नोड के बीच का जो अंतर होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों तने के कार्य। तने के पौधे में विभिन्न कार्य होते हैं। इसका सबसे अच्छा कार्य या सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पौधे को ढांचा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। इसके अलावा तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तने द्वारा ही होता है। भोजन का संवहन भी तने द्वारा होता है। इसका मतलब है बच्चों, पौधों में जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। उसके बाद जड़ों से ये जल पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक तने द्वारा ही पहुंचाया जाता है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोजन बनाया जाता है। इस भोजन को पौधों के दूसरे भागों जैसे जड़ तक तने द्वारा ही पहुंचाया जाता है। अर्थात जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तथा भोजन का संवहन पत्तियों से जड़ों तक तने द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों पत्ती। पौधे में सबसे इम्पोर्टेंट भाग या सबसे महत्वपूर्ण अंग है पत्तियां, जो हरी हरी हमें दिखाई देती हैं। कई पौधों की पत्तियां हरे रंग के अलावा किसी दूसरे रंग की भी हो सकती हैं। ये जामुनी या फिर हम कह सकते हैं पर्पल या किसी अन्य कलर की भी हो सकती हैं। पत्ती एक पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना होती है। पत्तियों में एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती के इस चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। बच्चों, जिस संरचना के द्वारा कोई पत्ती पौधे के शाखा से जुड़ी रहती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, पर्णवृंत एक पतली संरचना है और पत्ती के चपटे भाग को फलक कहा जाता है। आइए अब जानते हैं शिराविन्यास के बारे में। पत्तियों में शिराओं की सजावट को शिराविन्यास कहते हैं। शिराविन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी और समांतर। जब शिराएं एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं तो ऐसे शिराविन्यास को जालिका रूपी कहते हैं। जब शिराएं एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो इसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है तथा जिन पौधों में रेशेदार जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। तो बच्चों, इससे हम क्या आइडिया या अनुमान लगा सकते हैं? हम सिर्फ किसी पौधे की पत्तियों को देखकर भी ये बता सकते हैं कि इस पौधों की जड़ें किस प्रकार की होंगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ए भाग में हमने जो पत्ती दिखाई है उस पत्ती में शिराविन्यास जालिका रूपी है तथा
पत्ती बी में शिरा विन्यास समांतर तरह का है। आइए अब जानते हैं स्टोमेटा या रंध्र के बारे में। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाती है। इसी तरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है। रंध्रों से होकर जल वाष्प भी बाहर निकलता है। पौधों में जल वाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनका भी पौधों में एक बहुत अधिक विशेष महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है उसको ये पौधे रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकालते हैं। इसलिए स्टोमेटा एक अपना अलग ही महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों में जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ये भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। पत्ती के कार्य। बच्चों, आपको पता है पत्ती का सबसे मुख्य या सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है भोजन बनाना। ये भोजन पत्तियां कैसे बनाती हैं? भोजन बनाने के लिए पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का एक पदार्थ, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से अवशोषित जल से अपना भोजन बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती का काम वाष्पोत्सर्जन करना भी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पत्ती के द्वारा ही ट्रांसपायरेशन का कार्य भी होता है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पुष्प। आपने अलग अलग रंग के अलग अलग प्रकार के पौधों के पुष्प देखे होंगे। ये गुलाबी, पीले, सफ़ेद या फिर किसी अन्य कलर के हो सकते हैं। पुष्प या फूल पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन अंग होता है। यह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। पुष्प के मुख्य भाग हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। सबसे पहले है बाह्य दल। किसी भी फूल में बच्चों आपने देखा होगा रंगीन पंखुड़ियों के नीचे हरे रंग की संरचनाएं या हरे रंग की पंखुड़ियां हमें दिखाई देती हैं। इन्हीं को हम बाह्य दल कहते हैं। फूल का सबसे बाहरी चक्कर पत्तियों जैसी हरी संरचनाओं का बना होता है। इस चक्कर को बाह्य दल कहा जाता है। ये दल कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। उसके बाद है बच्चों पंखुड़ी। फूल का दूसरा चक्कर पंखुड़ियों से बना होता है। इसे कोरोला कहते हैं। पंखुड़ियों के चटक रंगों से कीट और पक्षी आकर्षित होते हैं। इससे परागण में मदद मिलती है। उसके बाद आता है बच्चों पुंकेसर। यह एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है, जिसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना लगी होती है। पतली डंडी को हम तंतु कहते हैं। कैप्सूल को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग बनता है। इसके बाद आता है बच्चों स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा अंग होता है। यह एक फ्लास्क जैसी संरचना है जो पुष्प के बीच में रहती है। स्त्री केसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे निचला हिस्सा फूला हुआ होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडम बनते हैं। बीच का डंडीनुमा हिस्सा वर्तिका कहलाता है। सबसे
चोटी के हिस्से को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। इसके बाद आता है बच्चों परागन। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद ही प्रजनन के अगले चरण संपन्न होते हैं। तो बच्चों देखा आपने पुष्प किसी पौधे का कितना महत्वपूर्ण अंग है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में। इसी के द्वारा ही पौधे में बीज बनते हैं। चित्र में बच्चों पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग दिखाए गए हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, यह चिपचिपा होता है। इसके बाद आता है वर्तिका, यह पतला डंडीनुमा होता है तथा सबसे नीचे वाला भाग जो फ्लास्क के आकार का दिखाई देता है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो उसके अंदर गोल गोल संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम बीजांड कहते हैं। इन्हीं संरचनाओं से ही पौधों में बीजों का निर्माण होता है। ये बीजों का निर्माण परागन के बाद होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ठीक करके लिखिए। ए, तना मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करता है। बच्चों जैसा कि हमने आपको अभी समझाया था, मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़ें मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित करती हैं। बी, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। नहीं बच्चों, पौधों को सीधा खड़ा रखने का कार्य तने का होता है, तो इसका उत्तर आएगा तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। सी, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसका उत्तर आएगा बच्चों तने जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। डी, पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। इसका उत्तर है बच्चों पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या कभी समान तो कभी भिन्न या अलग भी हो सकती है। ई, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर में जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इसका उत्तर आएगा बच्चों यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर में जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। एफ, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर में जुड़े हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। बच्चों इसका उत्तर होगा यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर में जुड़े हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से कभी जुड़ा होगा और कभी नहीं भी जुड़ा हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के चित्र बनाइए। ए, पत्ती। बी, मूसलाजड़। सी, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया होगा। तो बच्चों यहाँ पर पत्ती, मूसलाजड़ और पुष्प के चित्र दिए गए हैं, जिनको आप अपनी नोटबुक या कॉपी में भी बना सकते हैं। ए में हमने पत्ती को दिखाया है। पत्ती के भाग पटल, पर्णवृंत को दिखाया है। पर्णवृंत की मदद से ही पत्ती तने से या शाखा से जुड़ी हुई होती है। दूसरे चित्र में हमने मूसलाजड़ को दिखाया है और तीसरे चित्र में हमने पुष्प को उसके भागों के समेत दिखाया है। प्रश्न नंबर 3,
क्या अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? बच्चों, हमारे घर के पास कद्दू और तोरी के पौधे हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल है। इन्हें विसर्पिलता कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधे में तने का क्या कार्य है? बच्चों, इसका उत्तर है पौधे में तने के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं, जैसे तना जल एवं खनिज लवण को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। तना पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। पत्ते, फल, फूल और बीज सभी तने पर ही उगते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, घास, मक्का, धनिया, गुड़हल। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। बाकी जो दूसरे पौधे हैं उनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसके पत्ते का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था, जिन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं उनका शिराविन्यास समांतर प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? इसका उत्तर है बच्चों, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसलाजड़ होंगी। प्रश्न संख्या 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसलाजड़ होगी अथवा जकड़ा जड़? कैसे? किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचाना जा सकता है कि उसकी जड़ मूसलाजड़ होगी अथवा जकड़ा जड़। जब एक पत्ती को कागज पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखित संरचनाओं में शिराओं का छाप उभर कर आता है। अगर इन पत्तियों का छाप जालिका रूपी शिराविन्यास की तरह उभरा हो तो उसकी जड़ें मूसलाजड़ होंगी। अगर इन पत्तियों की शिराओं का छाप एक दूसरे के समांतर हो तो उनकी जड़ें जकड़ा जड़ होंगी। प्रश्न संख्या 9, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पराग। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किन पौधों में फूल होता है? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी पौधों के नाम दिए गए हैं इन सब में फूल बनते हैं। प्रश्न संख्या 11, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर होगा पत्ते अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? इसका उत्तर होगा बच्चों पुष्प के स्त्रीकेसर वाले भाग में अंडाशय मिलता है। प्रश्न संख्या 13, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हों। उत्तर, धतूरे के फूल में संयुक्त और गुलाब में अलग अलग बाह्य दल होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये पाठ
समझ में आया है और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।